आज मैं इस वीडियो लेक्चर में KMnO4 के बारे में बात करूंगा। ये आपके डी ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम इसे पानी में डाल दें तो ये K प्लस और MnO4 माइनस में ब्रेक होगा, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो परमैंगनेट जो है वो MnO4 है, और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो Mn में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और all the 7 electrons are engaged, 2 3 4 5 6 and 7। तो यहां पर इसमें 6 electrons are engaged with the double bond and 1 electron is engaged with the only single bond। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है। यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और ये पाई और ये सिग्मा बॉन्ड। तो अब स्ट्रक्चर में देखा जाए तो स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड। तो इसके हिसाब से ये स्ट्रक्चर हुआ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा बेटा sp3। लेकिन सवाल जो इसमें बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड आर प्रेजेंट इन MnO4 माइनस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, जैसे यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि 3 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड है, यानी 2 टाइप के बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये गलत है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही तरीके का बॉन्ड है। देखिए ये जो है यहां पर ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये MnO4 माइनस है, नेगेटिव चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव चार्ज। एंड द सेम वे यहां पर बेटा देखिए ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये डीलोकलाइज होता रहेगा। नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड negative charge is delocalized like this। और ये 4 स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके बाद जब फर्दर हम बनाएंगे तो फर्दर स्ट्रक्चर हमारा यही मिल जाएगा हमको। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना वो क्या बनेगा, Mn ऑक्सीजन, ये इस तरह का, ये ऑक्सीजन, negative charge is equally distributed amongst all 4 oxygen atoms। तो अभी आप समझ के चलिए कि इसमें सिर्फ एक तरीके का बॉन्ड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या आप कहेंगे कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन MnO4 माइनस। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो Mn के बीच में, मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो देखिए यहां पर वो इस तरीके से होगी, सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन MnO4 माइनस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्योंकि डीलोकलाइजेशन है तो नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑक्सीजन एटम्स, and one type of bond is present in MnO4 minus। और डी ट्रांजिशन की वजह से इसका जो कलर होगा, डी ट्रांजिशन, मैं इसको आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हो, जहां पर मैंने
डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को शो किया, तो डी ट्रांजिशन की वजह से इसका कलर क्या होगा, मैजेंटा या पर्पल या वायलेट इसका कलर होगा। तो सॉल्यूशन का कलर मैजेंटा होगा, वो किसकी वजह से, MnO4 माइनस की वजह से। आगे चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस पे MnO4 के बारे में। क्या MnO4 बारे में, ये मैंने आपको बताया MnO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सपोज दैट मैं बात करूं पायरोल्यूसाइड की, देखिए ध्यान से, पायरोल्यूसाइड। अब पायरोल्यूसाइड एक ओर है, जो पायरोल्यूसाइड है एक ओर है, और ये पायरोल्यूसाइड ओर जो है वो मैग्नीज का है। दिस इज द ओर ऑफ मैग्नीज, ये मैग्नीज का ओर है। पायरोल्यूसाइड इज द ओर ऑफ मैग्नीज। और अगर हम MnO2 को लें, एक सेकेंड, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। तो पायरोल्यूसाइड, ठीक है चलिए, पायरोल्यूसाइड जो होता है मैग्नीज का ओर होता है, और ये MnO2 होता है। यानी जमीन के अंदर से जो हमें मैग्नीज मिलता है वो पायरोल्यूसाइड के फॉर्म में मेनली मिलता है। अब मैंने MnO2 लिया और इसका रिएक्शन कराया मैंने KOH, और ऑक्सीजन इसमें पास कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब KOH है, एक्वस मीडियम भी है, तो जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, K2MnO4। अब एक नया टर्म आया K2MnO4। अभी तक क्या हम लोग बात कर रहे थे किस स्ट्रक्चर की, KMnO4 की बारे में। यहां पे बात किसकी हो रही है, K2MnO4। यानी इसको हम कहते हैं, अगर K2MnO4 को हम इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, पहले जरा मैं बता दूं इसमें, अगर हम K2MnO4 को पानी में डालें तो ये क्या देगा, K प्लस और MnO4 माइनस माइनस। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, MnO4 माइनस माइनस, MnO4 माइनस माइनस का मतलब है पोटेशियम मैग्नेट। दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। MnO4 माइनस माइनस क्या था, पर मैग्नेट, सॉरी MnO4 माइनस क्या था, पर मैग्नेट, MnO4 माइनस, दिस इज पर मैग्नेट, और ये क्या है, मैग्नेट, दिस इज मैग्नेटाइन। अब ये मैग्नेटाइन के बारे में अगर बात की जाए, बिल्कुल वैसा ही है। इसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये भी है बिल्कुल MnO4 माइनस की तरह, और इसका कलर कैसा है, ग्रीन मास, ग्रीन मास, एंड इट इज आल्सो ड्यू टू द DD ट्रांजिशन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, K2MnO4 एंड वाटर, रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। MnO2 का एल्कलाइन मीडियम में अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है और वाटर। इसको अगर बैलेंस करें तो यहां पे 2 कर दें हम, यहां पर 2 ये हुआ, और बैलेंस हो गया, तो ये पोटेशियम मैग्नेट हुआ। हमने इस पोटेशियम मैग्नेट को क्यों बनाया, क्योंकि जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज होकर के ग्रीन मास क्रिएट होता है। ये जो ग्रीन मास है ये पोटेशियम मैग्नेट का होता है। अब देखिए और भी तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन हम अभी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, K2MnO4 को एक्वस मीडियम K2MnO4, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खास बात हम कर रहे हैं, यहां पर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं।
K2MnO4 एक्वस। हमने क्या किया, एक्वस K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट ले लिया। अब यहां पर जब ये आयनाइज हुआ तो क्या हुआ, K प्लस MnO4 माइनस माइनस, यानी अगर एनोड की रिएक्शन जो हमारे लिए खास है उसकी बात करूं तो एनोड पर क्या है, MnO4 माइनस माइनस। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, जरा सा देखा जाए, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अब यहां पर MnO4 माइनस, H प्लस, OH माइनस, K प्लस, इतने सारे इसके अंदर आयंस हैं, तो क्या होगा, MnO4 किधर जाएगा, MnO4 इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और H प्लस किधर जाएगा, तो ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। अब देखिए जरा, ये एनोड है, MnO4 माइनस इधर जा रहा है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी एनोड पर जाकर के वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इसको यहां पर सही कर देता हूं, MnO4 माइनस माइनस, क्योंकि हमने क्या लिया, हमने K2MnO4 लिया इसके अंदर, K2MnO4 एक्वस ये लिया है, तो आयन इसके अंदर क्या है, MnO4 माइनस माइनस, यानी मैग्नेट आयन। अब MnO4 माइनस माइनस जाएगा, यहां पर जाके अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं, देखिए MnO4 माइनस, तो हमने क्या देखा कि यहां पर इस जगह पर ये इसके चारों तरफ ये मैजेंटा कलर आने लगता है, यानी जो ग्रीन मास है, ये पूरा सॉल्यूशन में क्या है, ग्रीन मास है, लेकिन ये ग्रीन मास इस एनोड के चारों तरफ यहां कैसा होने लगता है, मैजेंटा होने लगता है, यानी बहुत अच्छी सी रिएक्शन दिखती है। ये ग्रीन मास इज कन्वर्टेड इनटू मैजेंटा, ये हो गया। तो हमें क्या बनाना था, MnO4 माइनस, तो ये ऑक्सीडेशन से यहां पर बन रहा है। अब अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, कैथोड की रिएक्शन भी लिख सकता हूं। कैथोड पर क्या होगा, सिंपल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी यहां से ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस। यहां पर हमें एनोड पर क्या मिलेगा, जो हमारे काम की चीज है वो है आपका पोटेशियम परमैग्नेट, यानी परमैग्नेट का जो ये आप देख रहे हो मैजेंटा कलर, ये मैजेंटा कलर क्या बता रहा है कि यहां पर परमैग्नेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, यानी यहां पर जो है मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू, मैग्नेट का मतलब है MnO4 माइनस माइनस, इट इज कन्वर्टेड इनटू परमैग्नेट। सो दिस इज द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। अब ये प्रिपरेशन हो गई हमारी K2MnO4 की, किससे, पायरोलुसाइड से। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पायरोलुसाइड लिया, पायरोलुसाइड से KOH एल्कलाइन मीडियम में उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा। और जब ये K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट बना तो उस पोटेशियम मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, और उस इलेक्ट्रोलिसिस से हम पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैग्नेट में चेंज कर देंगे। और भी तरीके हो सकते हैं इसको करने के, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। अब जैसे मान लीजिए ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया, लेकिन हमें ये तो समझ आ रहा है ना कि K2MnO4 को अगर हमें KMnO4 में कन्वर्ट करना है, सपोज KMnO4 में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्यों, K2MnO4 पे यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 +6, यहां पर कितना है
+7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या क्या है हम देख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बढ़िया है क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन ले लूं तो देखिए क्या होगा, देखिए अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया था, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था यानी पोटेशियम जो मैग्नेट था वो परमैग्नेट में कन्वर्ट होता था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो इसे। देखिए KCl, KCl और KMnO4, यानी इसने Cl2 ने क्या किया है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है ना। अब यहां पर हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिख लें, तो नाउ इट इज बैलेंस्ड। देखिए यहां पर क्लोरीन क्या है, दिस इज द क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गया, क्लोरीन खुद जो है वो रिड्यूस हो गया, क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गया, जीरो से लिख देता हूं उसको, 0 से -1, ये रिडक्शन यहां पर हो रहा है, और यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है +6 से +7। यानी कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले ले तो ऐसा हो सकता है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि K2MnO4 को करके देखा जाए इसको जरा। अगर मैं ओजोन ले लूं, अब ओजोन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्वस मीडियम के साथ इसको रिएक्शन कराओ, जरा अपने आप करने की कोशिश करिए। एक प्रोडक्ट में लिख रहा हूं KMnO4। अब रिएक्शन को जरा वीडियो पॉज करिए और रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए और रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इससे याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कभी भी ओजोन हो तो ओजोन क्या कर रहा है, ओजोन उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ओजोन खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ओजोन किसमें रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा 2, यहां पर हो जाएगा, और यहां पर भी 2 कर देते हैं, ये 2 कर देते हैं। अब जरा देखिए क्या रिएक्शन बैलेंस है। 2 और 2 4, और 2 8 4, ये हुआ 4 और 8, और यहां पर हुआ 8 कंप्लीट। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये हमारा ओजोन से, ओजोन क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन के थ्रू हमने कर लिया। तो यहाँ इस तरीके से इन दोनों रिएक्शन मैंने इसलिए बताई कि इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा आप ऐसे सोच सकते हैं, पोटेशियम मैग्नेट परमैग्नेट को बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। अगर KMnO4 का मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करूं अगर मैं, तो KMnO4 अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होगा। यानी सपोज H2SO4, तो K2SO4, MnSO4, H2O एंड नीसेंट ऑक्सीजन। मैं दो तरीके से रिएक्शन को लिखूंगा, समझाने के लिए भी और अलग तरीके से। तो KMnO4 H2SO4 बनेगा K2SO4 MnSO4 H2O नीसेंट ऑक्सीजन। यहां पर आपका ये Mn है, ओके, और K2SO4, तो यहां पर हमें 2 तो करना ही पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो यहां 2 किया तो सल्फेट 3 हो गया। अब यहां पर ये 3 लिखा जाएगा तो मेरा ख्याल ये 5 होगा। इसको देखा जाए क्या बैलेंस है, सल्फेट हमारा बैलेंस है, और यहां पर 8, तो 5 और 3 8, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन।
इसी रिएक्शन को मैं चाहता हूं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के फॉर्म में लिखूं, सिर्फ उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन हो। देखिए जरा ध्यान से, MnO4 माइनस H प्लस, H2SO4 का मैंने H प्लस ले लिया, Mn प्लस प्लस H2O। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन 4, तो इसका मतलब H 4 2 8 8H प्लस हो गया। अब यहां पर मेरे पास 2 प्लस है, यहां पर कितना है 8 प्लस माइनस 1 यानी 7 प्लस। इसका मतलब हमें इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। देखिए कैसे कैसे 8 प्लस 1 माइनस, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया हमारा 7 प्लस, और इधर कितना है प्लस 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो 2 प्लस हो जाएगा। तो मैंने इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देखिए यहां पर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। अब देखिए यहां पर बेटा 7 प्लस 2 प्लस रिडक्शन। अब ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद रिड्यूस हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। जब हमने कहा, यहां पर हमने कहा कि MnO4 माइनस क्या है, MnO4 माइनस एसिडिक पीडीएम में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एसिडिक पीडीएम की बात हो रही है। अगर इस रिएक्शन को देखें तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि H प्लस कहां से आ रहा है, ये HCl से आ रहा है, HNO3 से आ रहा है, या H2SO4 से आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर HCl लिया जाएगा, HNO3 लिया जाएगा, या H2SO4 लिया जाएगा। Which one is best for the estimation of any other compound? यानी जब हम किसी कंपाउंड को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट है, इट इज द लैब रीजेंट। लैब में इसको यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के काम में। Potassium permanganate is used in lab to estimate the unknown compound like ferrous sulfate, any other compound, oxalic acid, इन सबको एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 जब यूज किया जाएगा, जब KMnO4 यूज किया जाएगा तो उसका काम, जैसे मान लेते हैं KMnO4 को मैं यूज कर रहा हूं किसी चीज को एस्टिमेट करने के लिए, इसके अंदर H प्लस है, और एस्टिमेट करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को ले रहा हूं, ए कोई सब्सटेंस, कोई अननोन सब्सटेंस ए, वो कुछ भी हो सकता है, फेरस सल्फेट हो सकता है। तो अगर मैं इसको एस्टिमेट करने के लिए ले रहा हूं, तो जो KMnO4 खर्च हो रहा है हमारा, whatever may be the quantity of potassium permanganate is used to titrate ferrous sulfate must be used with ferrous sulfate only। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट को हम यूज कर रहे हैं फेरस सल्फेट को टाइट्रेट करने के लिए, तो KMnO4 जो खर्च हो, यूज हो, वो सिर्फ इसके साथ यूज हो और किसी के साथ यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना इक्विवेलेंस इसका होगा, सपोज X इक्विवेलेंस इसका कंज्यूम होता है, तो इसका भी X इक्विवेलेंस होना चाहिए इसमें। यानी KMnO4 का खर्चा और कहीं नहीं होना चाहिए, पूरे KMnO4 का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब देखिए यहां पर अगर HCl, HNO3 और H2SO4 तीनों हैं, तो इसमें कौन सा बेस्ट है, H2SO4, जो कि यहां दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो लिया गया है, तो अब ये बात की जाए कि इसे क्यों लिया जाता है और इन दोनों को क्यों नहीं लिया जाता। HCl क्या है,
ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2। और KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप यहां पर HCl लोगे तो KMnO4 क्या करेगा? HCl को भी ऑक्सीडाइज करने लगेगा Cl2 में। इसका मतलब KMnO4 जो है दो जगह खर्च होने लगेगा, एक फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने में और दूसरा HCl को ऑक्सीडाइज करने में। इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 का जितना इक्विवेलेंस खर्च हो रहा होगा वो इक्विवेलेंस हमारा फेरस सल्फेट का नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा एसिड लेना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना हो। जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना हो तो इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसको ले रहे हैं क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सल्फर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी H2SO4 कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर। अब बात आती है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसको ले लिया गया। यहां पर HCl को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्लोरीन में। तो HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसको तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी ये ऑक्सीडेशन KMnO4 का करने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। यानी ये इट इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कहेंगे KMnO4 कैसे हो सकता है जब KMnO4 +7 है? बिल्कुल सही सोचा आपने बिल्कुल सही सोचा कि HNO3 KMnO4 को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन जिसको हम लोग ले रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज करने लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? यानी KMnO4 का जो इक्विवेलेंस खर्च हो रहा है, आपने सही सोचा कि HNO3 KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि KMnO4 में Mn अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7, लेकिन HNO3 क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करने लगेगा। यानी इसका मतलब KMnO4 भी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और HNO3 भी इसको ऑक्सीडाइज करने लगा। तो क्या होगा? हम जो एस्टिमेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं दैट विल नॉट बी प्रॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी इसका मतलब फेरस सल्फेट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने KMnO4 लिया है, जबकि वहां पर कुछ पार्ट KMnO4 करेगा और कुछ पार्ट HNO3 करने लगेगा, इसलिए हम HNO3 को नहीं ले सकते। तो इस कंक्लूजन क्या हुआ? यू कैन यूज ओनली H2SO4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर दिस इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखिए, मैं इससे थोड़ा सा एक बात और करता हूं। इक्विवेलेंट मास KMnO4 का, अगर मैं बात करूं KMnO4 एसिडिक मीडियम, KMnO4 बेसिक मीडियम और KMnO4 स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम यानी एक्वस मीडियम, ये तीन रिएक्शन है हमारे पास। KMnO4 स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम या हम कह सकते हैं एक्वस मीडियम। ये हमें पता है, इसको रिएक्शन को तेजी से करते हैं। K2SO4 MnSO4, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। वाटर एंड नीसेंट ऑक्सीजन, यहां पर देखिए KMnO4 के साथ दिस इज K2MnO4 प्लस वाटर प्लस नीसेंट ऑक्सीजन, यहां पर MnO2 प्लस KOH एंड नीसेंट ऑक्सीजन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग करते हैं। देखिए बेटा,
यहां पर इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से हुआ, अभी हम लोगों ने किया था तो इसको तेजी से कर लेते हैं 5। यहां पर देखिए K2MnO4 यहां पे 2 कर दें, यहां पर 2 कर दें, ये 4 यानी 2 कर दें। अब यहां पर हो गया 8 और 2 10, 8 और 2 10, ये हो गया बैलेंस। अब यहां पर देखते हैं KOH यानी 2H है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 कर देते हैं, तो ये हुआ 2 हो गया बेटा। अब यहाँ पर 9, ये 3। अब यहाँ पे हमने इन रिएक्शंस को क्यों लिखा? रिएक्शंस को इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इनका इक्विवेलेंट मास निकालें। तो देखो बेटा यहाँ पर 2m, m क्या है? मोलर मास ऑफ KMnO4, 2 लिखा हुआ है, 2 मोलर, 2 मोल्स, यानी इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ द मोलर मास विल प्रोवाइड यू 5 into 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 2m gives 80 grams ऑक्सीजन। अब उल्टा करते हैं इसको, यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन मिलता है हमको 2m KMnO4 से, तो 1 मिलेगा 2m by 80, तो 8 मिलेगा कितने से? 2m by 80 into 8, and that is m by 5। 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने भी मास से बनता है वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। आप चाहिए तो मेरे मोल कांसेप्ट के वीडियो को रिविजिट करिए, उसमें मैंने बताया है पूरा इक्विवेलेंट मास के बारे में। तो अब देखिए यहां पर, यानी इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 in acidic medium is m by 5, m is the molar mass of KMnO4। अब ठीक ऐसे ही यहां पर 2m, ये एल्कलाइन मीडियम में 2m, इट इज 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर बिल्कुल ऐसे ही कर लेता हूं, 16 ग्राम फ्रॉम 2m, तो ये हो जाएगा भाई 16, ये हो गया 16, तो यहां पर आ गया m, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। OH माइनस मतलब एल्कलाइन मीडियम, यहां पर हो जाएगा, यानी इसका मतलब एल्कलाइन मीडियम में जो भी उसका मोलर मास है वही इक्विवेलेंट मास होगा। डजंट मैटर कि वहां पर एल्कलाइन मीडियम है तो कोई वैलेंसी फैक्टर होगा, जो मोलर मास है वही उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सेम वे 2m 3 into 16 48, तो ये 48 बिल्कुल वैसा ही 48 m by 3। KMnO4 aqueous या slightly alkaline m by 3, यानी अगर aqueous medium होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास by 3। It's most important, again this is most important as it is, आप एग्जाम में पा जाओगे, इसे बोर्ड में भी आ सकता है और आपका कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाकी आप इसको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते थे। यहां पर देखिए +7 है, यहां पर +2 है, तो चेंज कितने का है? 5 m by 5। यहां पर देखिए +7 +6, चेंज कितने का है? 1 का चेंज है m by 1। यहां पर देखिए +7 +4, यानी मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ना उसके बारे में बात कर रहा हूं। कितना है? 3 m by 3। यानी इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चेंज in oxidation state।
पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंज है m/5, दूसरे में 1 का m/1, तीसरे में 3 का m/3. So this is something about the equivalent mass of KMnO4 in different mediums. It's most important, बहुत दिमाग में रखने की बात है. Potassium permanganate in acidic medium is converted into manganese sulfate. Potassium permanganate in alkaline medium it is converted into potassium magnate. And potassium permanganate in slightly alkaline, or you can say aqueous medium, it is converted into manganese dioxide. ठीक है. ओके, अब आगे चलते हैं. हम इनके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन कौन से कंपाउंड यूज होते हैं. जरा मैं वीडियो एक बार देख लूं कि चल रहा है कि नहीं. तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर एसिडिक मीडियम में बात करूं मैं तो क्या क्या कन्वर्ट करेगा और कैसे उसको हम इजीली रिएक्शंस को कर सकते हैं. सबसे पहले एसिडिक मीडियम की रिएक्शन को लिखा जाए. K2Cr2 KMnO4 एक रिएक्शन मैं आपको इसकी करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे, और बाकी सारे रिएक्शन एक जैसी हैं तो मैं उसको लिखता चला जाऊंगा कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है, बस उस पर ध्यान दीजिए. KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में तो यानी H2SO4, K2SO4 plus MnSO4 H2 एंड नीसेंट ऑक्सीजन. मैंने कई बार बैलेंस कर दिया, आपको भी याद हो गई होगी. अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए. 2 ये हुआ और यहाँ पर सब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 और ये 5 हो जाएगा. अब देखिए जरा मैं इसमें इसको इंक की स्थिति ठीक कर दूं. अब देखिए ये आ गया आपका नीसेंट ऑक्सीजन. अब बहुत आसान. अब मान लेते हैं फेरस सल्फेट से रिएक्शन कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को एस्टिमेट कर रहे हैं यानी FeSO4. अब फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें होगा, फेरिक सल्फेट में. ठीक, तो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करने के लिए आप इसको H2SO4 इसमें डाल दीजिए तो ये हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस. अब देखिए यहां पर FeSO4 H2SO4 है ना. अब आप सोचिए इस बात को, ये सल्फेट हमें अगर बैलेंस करना हो तो हम यहां पर आराम से कर सकते हैं. 2 कर दिया हमने, ये 2 कर दिया, 2 FeSO4, सल्फेट हमारा 3 हो गया. देखिए 2 सल्फेट और 1 सल्फेट, ये 3 सल्फेट हो गया, यानी ये तो बैलेंस हो गया. लेकिन अब ये हाइड्रोजन किस तरीके से हटे, इस हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये नीसेंट ऑक्सीजन चाहिए. अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर इंजन से डिब्बा जुड़ गया, इंजन से डिब्बा जुड़ गया क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां आकर के पानी पानी हो गया, बेचारा वाटर बन गया. रिएक्शन कंप्लीट हो गई क्योंकि बिना इस ऑक्सीजन की रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकती थी, क्योंकि कैसे भी यहां से ये हाइड्रोजन हटता. तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई. अब इस ऑक्सीजन को हटाना है तो इसके लिए क्या करें, हम इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 से मल्टीप्लाई करते रिएक्शन को कंप्लीट करके लिख दें. देखिए बिल्कुल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोगों ने रिएक्शन की थी. अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 8 H2SO4, 5 2 10 FeSO4, K2SO4, MnSO4, 5 Fe2SO4 whole thrice plus
8H2। ये रिएक्शन कंप्लीट हो। अब यहां क्या पता चल रहा है? यहां पता चल रहा है कि जो 2 मोल्स होगा KMnO4 का, 2 moles of KMnO4 will react with 10 moles of FeSO4। ये इंपॉर्टेंट बात है, खूब सवालों में मिलेगा। यानी इसका मतलब 1 मोल जो है वो 5 मोल से रिएक्शन करेगा। अब मान लेते हैं इसका मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। जब हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का मोलैरिटी दिया हुआ है हमें M1, वॉल्यूम दिया है V1, यहां पर लिख लिया। तो इसका जो ये मोल सी तो हुआ, 1 मोल विल रिएक्ट विद 5 मोल, तो ये इतना मोल किससे करेगा? 5 into M1 V1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि M2 V2 इसके बराबर होगा। M2 क्या है? फेरस सल्फेट का मोलैरिटी और वॉल्यूम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का, ये रिलेशन। ये फेरस सल्फेट का है। फिर से समझ लीजिए इस बात को, अगर 1 मोल KMnO4 का हमें यूज करना है, 1 मोल KMnO4 यूज हो रहा है, तो इसका मतलब फेरस सल्फेट कितना होगा? 5 मोल। ये M1 क्या है? मोलैरिटी KMnO4 की, वॉल्यूम क्या है? KMnO4 का वॉल्यूम है, तो मोल्स कितना हो गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो 1 मोल 5 मोल से, तो M1 V1 कितने से होगा? 5 into M1 V1। ये किसके मोल्स हो गए? फेरस सल्फेट के। तो ये फेरस सल्फेट के मोल्स हुए जो कि बराबर किसके होंगे? M2V2 के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर से समझ लीजिए, अगर 1 मोल KMnO4 का खर्च हो रहा है तो 5 मोल्स फेरस सल्फेट के यूज होंगे। तो अगर x मोल्स खर्च हो रहा है तो इसके 5x खर्च होंगे। अगर ये x मोल है तो इसका 5x खर्च होगा। किसका? इसका। तो ये 5x किसके बराबर होंगे? इसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होंगे। ये लिख दिया। अब आपको कोई भी दिया होगा, आप दूसरा निकाल सकते हैं। इससे मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब एसिडिक मीडियम में कौन कौन सी रिएक्शन होती है मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरा I माइनस जो होता है यानी KI जो होता है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू I2। देखिए H2SO4 लिखा आपने, क्या हो जाएगा? K2SO4। अब K2SO4 यानी 2 लिया हमने, I2। अब देखो बेटा, यहां पे हमें चाहिए होगा ऑक्सीजन, बस ये वाटर लिख दिया, ये रिएक्शन हो गई। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, दूसरी रिएक्शन हो गई। इसको देखिए, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट किस में चेंज होगा? फेरिक सल्फेट में। जो पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम आयोडाइड का मतलब है KI, KI किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन में कन्वर्ट होगा। अब ऐसे ही ऑक्सलेट तीसरा, अगर मान लीजिए हम ले लें यहां पर K2C2O3, C2O4 सॉरी, K2C2O4 ले लें यानी ऑक्सलेट ले लें, तो क्या हो जाएगा? फिर H2SO4, K2SO4 अलग हो गया। अब देखो बेटा, यहां पर ये C2O4 है, C2O4 किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में।
अब ये K2SO4 जो था तो यहां पर क्या होगा, नीसेंट ऑक्सीजन आएगा, वाटर बन गया। अगेन आपको पता चल गया कि जो ऑक्सीलेट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। Ki किस में कन्वर्ट होगा, Ki कन्वर्ट हो जाएगा आपका I2 में। वैसे ही H2S किस में कन्वर्ट होगा, फोर्थ आ जाएगा। H2S ले सकते हो आप, या आप K2S भी ले सकते हो। तो नीसेंट ऑक्सीजन डायरेक्ट H2O प्लस सल्फर, यानी जो H2S है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड या कोई भी सल्फाइड हो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो है आपके एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस हैं जिनको कि आप कर सकते हैं इसके साथ। सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल। सल्फाइड सल्फेट में, नाइट्राइट नीसेंट ऑक्सीजन नाइट्रेट में। और इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड किया, वैसे आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस हुई। एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस में खास बात क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 5 का है। एक सेकंड में जरा रिकॉर्डिंग देख लूं। तो एक रिलेशन जैसे मैंने ये बनाया आपका, मैं इसको जरा बता दूं क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं KMnO4 है और ये एसिडिक मीडियम है, और इसको मैं यहां पर FeSO4 से रिएक्शन करा रहा हूं। तो मान लेते हैं यहां पर KMnO4 का जो मोलैरिटी है वो M1 है और वॉल्यूम V1 है, और इसका M2 है, वॉल्यूम V2। अब मैं थोड़ा यहां बात करना चाहूंगा कि मोलैरिटी का यूज अगर करना है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे किया गया है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मेलिटी में चेंज कर ले तो हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताना चाहता हूं। इक्वलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equal to equivalence of FeSO4। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मान लूं इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, N1 इसकी वॉल्यूम V1, इसका N2 E2, तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। मतलब हमें फिर रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जरा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दोनों की नॉर्मेलिटी का, अगर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंस आएगा। इसको नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, इक्विवेलेंस आएगा। यानी ये वो वॉल्यूम है जो कंज्यूम हुआ है, ये वो इसका वॉल्यूम है जो कंज्यूम हुआ है। तो दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 एंड दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट। अब जरा देखिए, मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी लिख लेते तो आसान पड़ेगा। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स,
नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी वॉल्यूम कट गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ गया। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन मोलर मास, m1 मान लेते हैं। मास तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, तो दिया जाएगा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब देखिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये पता होना चाहिए। मैंने डिटेल बताया आपको उसमें इक्विवेलेंट मास के वीडियो लेक्चर में, और मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि वैलेंसी फैक्टर के बारे में ये कट जाएगा, ये आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। मतलब इसका है कि नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर, मैं यहां लिख देता हूं पहले, नॉर्मेलिटी बराबर वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये ध्यान रखो बिल्कुल, नॉर्मेलिटी बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब देखो बेटा, यहां पर लिख दूं मैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 यानी 1, मोलैरिटी m1 v1 बराबर वैलेंसी फैक्टर, अभी मैं बता रहा हूं, m2 and v2। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए आसान हो गया। यहां पर KMnO4 था, KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है? अगर एसिडिक मीडियम में, तो हमें पता है कि यहां पर +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, तो चेंज कितने का है? 5 का। यहां पर फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है, तो चेंज कितने का है? 1 का। फेरस +2 से +3 में जाता है, तो ये चेंज 1 का। तो ये रिलेशन, इसके लिए अगर मैं बात करूं फेरस के लिए, तो देखो यहां पर आएगा वैलेंसी फैक्टर 5 m1 v1 बराबर 1 m2 v2। आराम से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी, लेकिन हमें यह पता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैलेंसी फैक्टर KMnO4 का और ये फेरस सल्फेट का। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे न्यूमेरिकल होंगे जो कि नीट में और जेईई मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हुआ आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई। और मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा रिएक्शंस नहीं दी हैं, मैं देख लेता हूं अगर कुछ खास रिएक्शन दी होगी तो। एनसीईआरटी में एक बात ये कहते हैं कि अगर मैं इसको मैं बता देता हूं एनसीईआरटी में कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। लास्ट में एक एनसीईआरटी में कुछ खास बात है, इसको जरा देख लीजिए। MnO4 का कन्वर्जन जो है, MnO4 का कन्वर्जन MnO4 माइनस माइनस, MnO4 का कन्वर्जन MnO2 में, मैंने भी आपको बताया है। और MnO4 माइनस का कन्वर्जन Mn++, ये मैंने भी आपको डिस्कस किया है, पीछे मैंने डिस्कस किया है। तो आप देखिए अगर ध्यान से, तो यहां पर क्या है, ये एसिडिक मीडियम में था, यहां पर ये जो है वो एल्कलाइन मीडियम है, और यहां पर ये जो है आपका कुछ एक्वस मीडियम, स्लाइटली एक्वस मीडियम। तो ये इनके बारे में बता रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, जो मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी, क्योंकि लाइन बनाकर के पूछ ली जाती है इसलिए बताना जरूरी है। यहां पर इसका 0.56 वोल्ट है, E0
यहां पर ई नॉट 1.69 वोल्ट है और यहां पर ई नॉट आपका है 1. ये ऐसा है। अब देखिए यहां पर इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। इस कन्वर्जन को देखिए, यानी वो ये कह रहा है कि these are the reactions in which permanganate is reduced into magnesium dioxide and magnesium ion। मैग्नस का मतलब डीकलराइज। इसका देखो यहां पर क्या है, ये जो मैजेंटा कलर है, ये जो मैजेंटा कलर है, ये किसमें ये इसमें ग्रीन मास में कन्वर्ट हो रहा है। ये मैजेंटा कलर, जो इसका ये मैजेंटा कलर है, ये ग्रीन मास में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर जो मैजेंटा कलर है, यहां पर ये ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक रेसिड्यू में कन्वर्ट होता है, रेसिड्यू में। यहां पर ये कलरलेस है, ये इसका मैजेंटा कलर डीकलराइज हो जाता है। तो अब ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तो बुक ये कहती है कि जो H+ कंसंट्रेशन है, जब इन दोनों में लिया जाता है कम या ज्यादा, इसमें जब लिया जाता है तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन को अफेक्ट करता है। वो ये कहना है, वो कह रहा है वो रिएक्शन को अफेक्ट करता है, बस इतनी सी बात है। तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन में वो अफेक्ट करता है, और वो कैसे पता चल रहा है, ये इनके ई नॉट वैल्यू से पता चल रहा है। ये फिजिबिलिटी इसकी ज्यादा है, इस वाली रिएक्शन की फिजिबिलिटी 1.69, यानी इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है। तो ये दिस इज समथिंग अबाउट द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पायरोलोसाइट से हम लोगों ने शुरू किया और इसके डिफरेंट रिएक्शंस में खत्म किया। अब आपको चाहिए कि इसकी सारी रिएक्शंस को याद कर डालें, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको प्रस्तुत करूंगा वो होगा आपका F ब्लॉक के लिए। F ब्लॉक में भी एक्टिनाइड लैक्टिनाइड जो है ना, उनको रटना पड़ेगा। तो उसको मैं कुछ कोशिश करूंगा, कुछ इस तरीके से आपको बताऊं कि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, इसको तैयार करिए अच्छे से। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।